नमस्कार दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय को समझने से पहले सबसे पहले समझना अति आवश्यक है समकोण त्रिभुज को। तो सबसे पहले समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या खास बातें होती हैं, उसको समझना त्रिकोणमिति को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका नाम है ABC, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, मतलब त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जैसे इसमें दिया है ए, बी और सी। उसी प्रकार से आप कोई भी त्रिभुज लीजिएगा जिसमें तीन कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई ना कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमने इस परिभाषा को लिख दिया है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अर्थात जैसे यह त्रिभुज मैंने बनाया है एक ABC, तो इसमें यह कोण जो बी कोण है ये कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में दो प्रकार के कोण पाए जाते हैं। कौन कौन से कोण पाए जाते हैं, तो लिखते हैं पहला कोण। तो इसमें पहला कोण पाया जाता है 90 अंश का, जिसको बोलते हैं समकोण। तो हम लिख देंगे इसमें कि एक कोण 90 अंश का होता है। और दूसरे कोण जो बचते हैं ऐसे वो न्यून कोण होते हैं। तो अर्थात दूसरे प्रकार का कोण कौन सा होता है, न्यून कोण होता है। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। और जो दूसरे कोण होते हैं कौन से होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 0 अंश से बड़े हों और 90 अंश से छोटे हों, तो न्यून कोण कहलाते हैं। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, 0 अंश से बड़े, 0 अंश से बड़े तथा 90 अंश से छोटे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC में बी कोण क्या है, समकोण है। तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे कोण बी, बी क्या है, समकोण है। अब जो बचे दो कोण, कोण ए और कोण बी, कोण सी, तो ये क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कोण ए तथा कोण सी, तो ये दोनों कोण क्या कहलाए, न्यून कोण कहलाए। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज में दो प्रकार के कोण पाए जाते हैं, एक समकोण पाया जाता है और एक न्यून कोण पाया जाता है। समकोण 90 अंश का होगा और न्यून कोण क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो ये जो दोनों कोण हैं ये 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, कोण ए और कोण सी। अब हमने यहाँ पर कोणों की चर्चा कर ली है, अब हम कुछ भुजाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। एक भुजा जैसे ये है AB, और एक भुजा BC और एक भुजा AC। तो इन तीनों भुजाओं को क्या क्या नाम दिया जाता है उसको भी समझ लेते हैं। तो हम कोई भी त्रिभुज लें जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें भी तीन भुजाएं होती हैं। तो इन तीन भुजाओं के कौन कौन से नाम होते हैं, तो एक लंब कहलाती है, एक आधार कहलाती है और एक कर्ण कहलाती है। तो कौन सी इन तीन भुजाओं में लंब होगी, कौन सी आधार होगी और कौन सी कर्ण होगी, आइए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लंब। लंब भुजा कौन सी होगी, इन तीन भुजाओं में से लंब भुजा कौन सी होगी। तो जो ये न्यून कोण होता है, तो किसी भी न्यून कोण के सम्मुख भुजा, किसी भी न्यून कोण के सम्मुख भुजा ही क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिखा है कि किसी न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। अर्थात इस अगर त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में, तो कोण A न्यून कोण है और कोण C भी न्यून कोण है। अगर हम न्यून कोण A लेंगे तो इसके सामने की भुजा कौन सी पड़ रही है, BC, तो ये लंब हो जाएगी। अगर हम न्यून कोण C लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, AB, जो लंब हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, अतः अतः हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A, अगर हम कोण A लेंगे तो कोण A के लिए लंब भुजा क्या हो जाएगी, तो कोण A ये है, इसके सामने की भुजा क्या पड़ रही है, BC। तो कोण A के लिए लंब भुजा क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। और अगर हम कोण C लें तो कोण C के लिए लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, इसके सामने AB। तो कोण C के लिए लंब भुजा क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कर्ण भुजा की। तो कर्ण भुजा कौन सी होती है, त्रिभुज ABC में अगर हम कर्ण की चर्चा करें तो 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा जो पड़ती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो हमने लिख दिया है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो 90 अंश ये दिया है और इसके सामने की भुजा का नाम क्या है, AC। तो हम लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कर्ण भुजा क्या होगी, AC होगी। त्रिभुज ABC में कर्ण भुजा AC हो जाएगी।
ठीक है, अब हम समझते हैं आधार। तो दो भुजाएं तो हमने समझा दी, लंब और कर्ण। तो फिर जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो हम शेष भुजा को क्या कह देते हैं? आधार कह देते हैं। तो अगर हम बात करें आधार की, तो आधार क्या होता है? लंब और कर्ण भुजा को छोड़कर शेष भुजा जो बचती है वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो जैसे त्रिभुज में हम समझें, त्रिभुज ABC में अगर हम कोण ए लें, तो कोण ए के लिए इसके सामने की भुजा, कोण ए क्या है? न्यून कोण है। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और कोण ये बी क्या है? 90 अंश है। तो ये इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो ये लंब और ये कर्ण, तो फिर ये भुजा जो बची ए बी, ये क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर हम न्यून कोण सी लें, तो सी के सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, तो फिर ये क्या बची? आधार बची। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, 90 के सामने का सदैव कर्ण रहेगा। न्यून कोण बदलने के कारण क्या बदल जाता है? लंब भुजा बदल जाती है। अगर लंब भुजा बदल जाएगी तो आधार भी बदल जाएगा। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो शेष बचती है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब हम एक और इसमें विशेषता की बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज में लगती है, अन्य किसी त्रिभुज त्रिभुज में प्रयोग नहीं होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का केवल प्रयोग समकोण त्रिभुज में होता है। तो जैसे समकोण त्रिभुज दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर हम लंब का स्क्वायर कर दें, साथ में हम आधार का स्क्वायर कर दें और दोनों का स्क्वायर आपस में जोड़ दें, तो यह कर्ण भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। आपको इस थ्योरम को याद रखना है क्योंकि यह त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा प्रयोग होगी। और उससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, आपको समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। लंब कर्ण आधार, कौन सी लंब होगी, कौन सी कर्ण होगी, कौन सी आधार होगी। अगर आपको यह पता हो गया तो आप प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और भी अच्छी चीज़ों को समझाने में आपकी मदद कर सकें। आइए अब हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, कैसे इनका यूज होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज का नाम है PQR। इसमें जो कोण Q है वो क्या है? समकोण है, अर्थात यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। और कोण P और तथा कोण R ये दोनों के दोनों क्या है? न्यून कोण है। P को हमने नाम दिया है थीटा और कोण R को हमने नाम दिया है फाई, अर्थात इनका नाम लिख लेते हैं, जैसे इसको बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं फाई। आइए अब हम सबसे पहले पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं साइन को, तो उसको लिख लेते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने लिखा है साइन। अब इस साइन को या तो हम थीटा के साथ हल कर सकते हैं या फिर इस साइन को हम फाई के साथ हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थीटा के साथ हल करेंगे। तो ये लिखा है मैंने थीटा। अब साइन का मतलब क्या होता है? तो साइन का मतलब होता है कि लंब बटे कर्ण। तो अगर हम इस त्रिभुज में ध्यान से देखें तो इस थीटा के लिए लंब भुजा कौन सी हो जाएगी? तो इस थीटा के लिए इसके सम्मुख भुजा ही लंब कहलाती है। तो अर्थात सम्मुख भुजा कौन सी होगी? QR। तो लंब के लिए हम क्या लिखेंगे? QR बटे, और कर्ण भुजा कौन सी होगी? तो हमने सीखा है कर्ण भुजा 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी है? P और R। तो अर्थात ये क्या हो जाएगी? PR। तो साइन थीटा का सूत्र क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण, या फिर इस त्रिभुज के लिए क्या बनेगा? QR बटे PR। अब हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? कॉस। तो कॉस थीटा के लिए अगर हल करें तो कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हम समझते हैं, तो थीटा के लिए लंब भुजा ये है और कर्ण भुजा ये है, तो फिर आधार भुजा ये बचेगी। तो आधार कौन सी हो जाएगी? PQ। तो आधार के लिए क्या लिख सकते हैं? PQ बटे कर्ण कौन सी होगी? PR होगी। अब हम तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? tan। क्या लिख सकते हैं? tan और क्या लिखेंगे? थीटा। तो tan का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र लिखेंगे लंब बटे आधार। तो थीटा के लिए लंब भुजा कौन सी है? RQ। तो क्या लिख सकते हैं? RQ बटे आधार भुजा कौन सी है? PQ। तो क्या लिखेंगे? PQ।
तो 3 हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए हैं, अब 3 और पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? तो चौथा हम समझते हैं। तो चौथा कौन सा होगा? कॉसेक। कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। जो साइन होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, या फिर हम कह सकते हैं कॉसेक का अपोजिट होता है साइन। तो इसका मतलब है साइन का सूत्र अगर लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक का क्या बनेगा? कर्ण बटे लंब। तो इसको भी लिख लेते हैं, कर्ण बटे लंब। अब अगर हम कर्ण की बात करें तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है? पी आर है, तो इसको लिख ले पी आर बटे, और लंब भुजा कौन सी है? तो इस थीटा के लिए लंब भुजा आर क्यू हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? आर क्यू। तो पांचवा त्रिकोणमिति होता है सेक। सेक थीटा। तो अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक का मतलब होता है कास का अपोजिट, या सेक कास का अपोजिट होता है, या कास सेक का अपोजिट होता है। तो इसका मतलब है अगर कास का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो हम सेक का लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करना चाहें इस त्रिभुज के माध्यम से, तो इस त्रिभुज में थीटा के लिए कर्ण कौन सी हो जाएगी भुजा? पी आर। तो क्या लिखेंगे? पी आर बटे आधार कौन सी भुजा होगी? तो थीटा के लिए लंब ये है, तो फिर आधार ये हो जाएगी पी क्यू। अब हम बात करेंगे छठे त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। तो छठा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? कॉट। तो क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है, टेन का उल्टा होता है, अर्थात टेन कॉट का उल्टा है होता है, या फिर कॉट टेन का उल्टा होता है। तो टेन का अगर सूत्र लंब बटे आधार है, तो फिर कॉट का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो अगर हम थीटा के लिए बात करें, आधार कौन सी होगी? तो थीटा के लिए लंब तो ये भुजा होगी, तो फिर आधार कौन सी हो जाएगी? ये। तो क्या लिखेंगे? पी क्यू बटे लंब। लंब कौन सी हो जाएगी? आर क्यू। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इनको मैंने पढ़ा है थीटा के रूप में। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे फाई के रूप में। तो फाई के रूप में इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे पहला ही पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या लिखा था? साइन थीटा। तो अब की से हम क्या लिखेंगे? थीटा के बजाय फाई लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? साइन फाई। तो साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो अब हम समझते हैं फाई के लिए लंब भुजा कौन सी हो जाएगी? तो फाई ये कोण था, तो इसके लिए सम्मुख भुजा कौन सी है? ये पी क्यू। तो पी क्यू लंब हो जाएगी, और ये आर क्यू क्या हो जाएगी? आधार, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो मैंने क्या लिखा है? साइन फाई। फाई साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, और फाई के लिए लंब भुजा कौन सी होगी? पी क्यू। तो क्या लिखेंगे? लंब की जगह पी क्यू बटे कर्ण का मान कितना हो जाएगा? कर्ण क्या हो जाएगी? 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो क्या हो जाएगी? पी आर। अब हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ते हैं। तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दिया है? वो क्या है? कॉस। तो कॉस थीटा की बजाय आप क्या लिखेंगे? फाई। तो कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसको लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। तो फाई के लिए अगर हम बात करें, तो फाई के लिए लंब तो ये है, फिर आधार कौन सी हो जाएगी? ये आर क्यू। तो ये क्या होगी? आर क्यू बटे कर्ण कौन सी होगी? कर्ण होगी पी आर। अब हम तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में लिखते हैं। तो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? टेन थीटा। तो अर्थात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टेन फाई। और टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो फाई के लिए लंब कौन सी भुजा है? फाई के सामने की भुजा लंब होगी, तो वो कौन सी होगी? पी क्यू बटे आधार कौन सी होगी? आर क्यू होगी। तो आर क्यू लिख लेते हैं। फिर हम चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं। तो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा दिया है? चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कौशिक होता है। तो क्या लिखेंगे? कौशिक फाई। तो कौशिक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो इसे लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो फाई के लिए कर्ण कौन सी भुजा है? पी आर बटे लंब भुजा कौन सी हो जाएगी? फाई के लिए पी क्यू। अब हम पांचवें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं। तो पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दिया है? सेक। तो सेक फाई लिखेंगे। तो सेक का सूत्र क्या होता है? सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन सी भुजा होगी फाई के लिए? पी आर। पी आर बटे आधार कौन सी हो जाएगी? आर क्यू। अब हम बात करते हैं छठे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो छठा क्या है? कॉट फाई। तो कॉट का सूत्र क्या होता है? आधार। आधार बटे लंब। तो आधार कौन सी भुजा होगी? आर क्यू बटे लंब कौन सी हो जाएगी? पी क्यू। अगर हम थीटा और फाई इन दोनों के लिए इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ध्यान से देखें, तो कर्ण किसी के लिए भी चेंज नहीं हुआ। तो जैसे थीटा के लिए कर्ण क्या था? पी आर। यहाँ फाई के लिए भी कर्ण क्या है? पी आर। थीटा के लिए कर्ण पी आर था, यहाँ पर भी पी आर है। तो कहीं पर भी देखेंगे तो
चाहे थीटा हो चाहे फाई हो, तो इन दोनों के लिए इस त्रिभुज में कर्ण नहीं बदला है। तो उसी प्रकार से कर्ण भुजा नहीं बदलती है, केवल और केवल लंब भुजा आपस में बदल जाती हैं। अगर न्यून कोण बदलोगे, जैसे थीटा के बजाय मैंने फाई किया है, जैसे देखो थीटा के बजाय मैंने फाई किया, तो लंब भुजा यहाँ क्यू आर थी, तो यहाँ क्या हो गई, पी क्यू हो गई। लेकिन कर्ण नहीं बदला, कर्ण पी आर था, पी आर ही रहा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, इसका एक तरीका है, वो भी लिख देते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को याद करने का तरीका होता है लाल बटे कक्का। तो जैसे साइन को याद रखना है, तो साइन को कैसे याद रखेंगे, तो ऊपर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, एल बटे के, तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण। वैसे ही कॉस को याद रखना है, तो कॉस के लिए क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। टेन को क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। अगर हम नीचे से पढ़ें कौशिक को, तो कौशिक के लिए क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से सेक के लिए क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटे आधार। और काट के लिए क्या पढ़ेंगे, आधार बटे लंब। अर्थात आपको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को बहुत जरूरी है कि याद रखें। तो जैसे साइन का सूत्र क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। कास का सूत्र क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण। टेन का सूत्र क्या बनेगा, लंब बटे आधार। इसी प्रकार से इनको याद रखना है। और याद रखने का तरीका ये है, लाल बटे कक्का। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कास के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, और कौशिक के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और काट के लिए आधार बटे लंब। जब आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे, तो आपकी प्रश्नावली फर्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी और अन्य सवालों को भी सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी।